यूजीसी को सनातन से लड़ाने की बात है, हिंदू को हिंदू से लड़ाने वाली बात है। उस पद पे नहीं रहे, लेकिन वो सम्राट चौधरी जी कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई उखाड़ देगा। राजद का ये हाल क्यों हो गया राजन जी, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, राजद अपने आप में चिंतन करे, दूसरी पार्टी है, उस पार्टी के विषय में नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि लालू जी का थोड़ा सा भी गुण उनके युवराज में नहीं है, जिसको उन्होंने पार्टी लोग हैं, सारे लोगों ने नितिन नवीन के साथ खेल, सम्राट चौधरी को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल, लेकिन ये मायने में चाल चेहरा ठीक नहीं है। आप बताओ, आपराधिक बैकग्राउंड कहाँ से आपराधिक बनना। देखिए, केस तो मेरे ऊपर थे, लेकिन हम न्यायपालिका ने हमको क्लीन चिट दिया। सम्राट चौधरी जी के ऊपर जिस समय नाबालिग थे, उस समय इनके ऊपर मुकदमे हुए थे, 22 आदमी पे इनके परिवार पे मुकदमे हुए थे। 7 हत्या। मेरी बात यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारे द्वार पर आ तो रहे, लेकिन वोट जो है वो प्रशांत किशोर के लिए कर रहे हैं। हमको कहने में इसको कोई डर नहीं है। अपने जाति के लिए आ रहे हैं, लेकिन वोट वो लोग प्रशांत किशोर का ही मांग रहे हैं। तो जो सम्राट चौधरी को अपराधी कहता है, वो अपने गिरेबान में झांके। बिल्कुल ब्राह्मण का 90% वोट प्रशांत जी के पास चला गया, जो भाजपा का कोर वोटर है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आपके सामने है। आपने देखा है कि कैसे इस बार बांकीपुर की जनता ने बीजेपी के साथ खेला ही नहीं, बल्कि बड़ा वाला खेल कर दिया है। आपने ये भी देखा है कि किस तरह से बांकीपुर की जनता ने कमल नहीं बल्कि इस बार स्कूल का बस्ता अपना लिया है। कहां पर चूकी है बीजेपी, कैसे जीते हैं प्रशांत किशोर, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता राजन तिवारी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले तो राजन जी हमें ये बताइए कि बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आपने देख लिया कि कैसे इस बार जनता ने बड़ा खेल बीजेपी के साथ कर दिया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, जनता ने कोई खेल नहीं किया। बीजेपी को सम्मानजनक वोट आया, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में जो हमको अपनी बात रखनी थी, उसको सही तरीके से रख नहीं पाए। अपने प्रत्याशी के विषय में भी नहीं समझा पाए, और प्रत्याशी को चयन करने में थोड़ा हमको विलम्ब लगा। प्रत्याशी को चयन करने में हमसे थोड़ा सा कोताही हुई, इसको हम डिनाई नहीं करते। और जनता के बीच में जिस तरीके से तमाम पोर्टल चैनलों पे, तमाम मीडिया हाउसेस से जो भ्रामक न्यूज़ फैलाया गया, उस न्यूज़ को प्रशांत जी अच्छे तरीके से प्रसारित कर दिए, और उसका हम लोग काउंटर नहीं कर पाए। उसके चुनाव हारने का मूल वजह ये भी हम कहेंगे। और जितने हमारे लगभग प्रचारक आए थे, स्टार प्रचारक, उसमें से कुछ ऐसे वयोवृद्ध स्टार प्रचारक थे जो अपने अपने समाज में कभी कुछ, इतने दिनों के राजनीतिक काल में, अपने समाज के लिए कभी आवाज़ को बुलंद नहीं किया, अपनी समाज की बात कहीं रखी नहीं, और समाज की बात नहीं रखी, और समाज से वोट, अपने अपने समाज की वोट मांगने चले आए। तो समाज उनको तिरस्कार किया, समाज उनको नकारा, समाज ने उनको भगाया। ये चुनाव इशारा आपका किधर किधर है? नहीं, आप तो जानती हैं किधर नहीं है। आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव था, इलेक्शन में यहाँ पे लीड कर रहे थे हमारे पूर्वी चंपारण के सांसद जी, जो 7 बार के सांसद हैं, वही लीड कर रहे थे। राजपूत नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन राजपूत समाज को लीड कर रहे थे, जो राजपूत समाज का उनको 1% भी वोट दिलवाने में सक्षम नहीं हो। पवन सिंह भी तो उतरे थे। नहीं, वो उनको नेता कोई नहीं मानता है। पवन सिंह कलाकार आदमी हैं, उनको सुनने लोग आ सकता है, लेकिन उनकी बात से लोग मोबिलाइज नहीं हो सकते। यानी कि वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं है पवन सिंह में। जितने भी चुनाव होते हैं, आपको मैं बता दूं, अभी 2014 से जितने चुनाव हुए, ये सब मोदी जी के नाम पर वोट ट्रांसफ़र होता है, और मोदी जी के नाम पर ही पब्लिक वोट देती आ रही है। लेकिन इस बार पब्लिकों ने मूड बनाया कि हमको यहाँ पे बदलाव चाहिए। जितने नेता आ रहे हैं, सब धूर्त नेता हैं, ये अपने अपने समाज के लिए कुछ जब नहीं किए तो हमारे लिए क्या करेंगे।
तो इन्होंने लीड किया यहाँ पे। जैसे पश्चिमी चंपारण से ब्राह्मण का एक नेता, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो भी आए थे अपने समाज में, उनको भी तिरस्कार मिला। ब्राह्मणों ने उनको खदेड़ तक दिया अपने दरवाजे से। खदेड़ दिया हाँ, ब्राह्मणों हाँ, ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण का 90% वोट प्रशांत जी के पास चला गया, बिल्कुल, जो बिल्कुल, भाजपा का कोर वोटर है। जी जी जी। राजपूतों का 90% वोट चला गया, जो भाजपा का वोटर है। हम तो इससे बढ़िया कहेंगे कि कम से कम भूमिहार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 60% वोट दिया। कायस्थ भी इधर उधर नहीं हाँ, हुए। नहीं, वो तो नहीं हुए। जी। इसलिए दगे हुए कारतूसों का जो इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो अपने पार्टी को तोड़ने का काम करता है, ऐसे नेताओं को तवज्जो दी जा रही है, तो हमको लगता है कि हार का ये भी मेरा एक कारण रहा। दूसरी चीज़, इसमें कई ऐसी बातें आई। मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए गया था, किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं गया था, ऐसे ही घूमने गया था, वॉच करने गया था। मैं तो सिर्फ एक दिन, चूँकि पार्टी ने हमको वहाँ लगाया नहीं था और न पार्टी ने मुझसे कहा था, तो मैं तो सिर्फ घूमने गया था। कुछ हमारे परिचित लोग थे, उनके हम क्या पाया आपने बाकीपुर में? मैं कुछ लोग अपने परिचित थे, वहाँ बैठे, हम बैठ करके मैं जाना, लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे लोग अपने जाति के लिए आ रहे हैं, लेकिन वोट वो लोग प्रशांत किशोर का ही मांग रहे हैं। लोगों का एक ही मकसद, कुछ ऐसे घटोत्कच टाइप के यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारे द्वार पर आ तो रहे, लेकिन वोट जो है वो प्रशांत किशोर किशोर के लिए कर रहे हैं। हमको कहने में इसको कोई डर नहीं है। लोग चाहते थे कि हमारे जो लोकप्रिय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, यहाँ से वो बदनाम हो। कुछ लोग चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बदनाम हो, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 202 सीट हम जीते हैं 2025 में। एक सीट घट गया तो उससे हमको कोई घाटा नहीं, हमारे सेहत पे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना ज़रूर हमको अपमान का एक घूंट पीना पड़ रहा है। मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट हार गया, तो मैं उस हार को स्वीकार करता हूँ, और जनता का जो मैंडेट है उसको मैं स्वीकार करूँगा ही करूँगा। लेकिन आने वाला समय में फिर बांकीपुर सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, अभी आपने बातों में एक बड़ी बात कह दी। आपने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी वाले द्वार पर आते थे, लेकिन प्रशांत किशोर को वोट करने कहते थे। ये कौन लोग हैं जो विश्वास सब जितने लोगों का मैंने नाम रखा, ये सारे लोग हैं। सारे लोगों ने नितिन नवीन के साथ खेल, सम्राट चौधरी को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल, लेकिन ये देखिए, कोशिश करने से क्या हो जाता है? बांकीपुर हार गए, यही मेरी बात समझिएगा। लोगों को पच नहीं रहा है, यहाँ तक कि प्रशांत जी को भी नहीं पच रहा है कि यहाँ ओबीसी का एक गरीब बच्चा, माने ओबीसी का एक गरीब नेता उठता। माननीय हमारे सम्राट चौधरी जी यहाँ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व को लोग अभी पचा नहीं पा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बहुत लोगों की चाहत है कि सम्राट चौधरी जी उस पद पर नहीं रहे, लेकिन वो सम्राट चौधरी जी कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई उखाड़ देगा। सम्राट चौधरी जी अपने काबिलियत से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व को आगे किया। तो सम्राट चौधरी जी को जितना लोग कमज़ोर समझता है उतना है नहीं। लोग उनको कितना हो नीचा दिखाने का काम करेगा, लेकिन वो होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। और हम अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को विकसित बिहार देखेंगे। लेकिन आपको मालूम है ना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है? साफ साफ बड़ी भविष्यवाणी, बड़ा दावा कर दिया है, कह दिया है कि अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे सम्राट चौधरी। बार बार कहा है कि ये व्यक्ति चाल चरित्र और चेहरा का ठीक नहीं है। क्या किस मायने में चाल चेहरा ठीक नहीं है, आप बताओ? आपराधिक बैकग्राउंड कहाँ से आपराधिक बनना? देखिए, केस तो मेरे ऊपर थे, लेकिन न्यायपालिका ने हमको क्लीन चिट दिया। सम्राट चौधरी जी के ऊपर जिस समय नाबालिग थे उस समय इनके ऊपर मुकदमे हुए थे। 22 आदमी पे, इनके परिवार पे मुकदमे हुए थे। 7 हत्या। मेरी बात सुनिएगा। बढ़ते जनाधार को देख करके, शकुनी चौधरी जी के उस समय का बढ़ता जनाधार को देख करके हमको लगता है कि उसमें लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी। उस सरकार में शकुनी चौधरी जी को फंसाया गया था, और फंसाने के बाद से कोर्ट ने बाइज्जत सारे के सारे अभियुक्तों को बरी भी किया, और ह्यूमन राइट्स ने फाइन भी किया है राज्य सरकार के ऊपर कि आप लोगों ने गलत किया, अन्याय किया और झूठे लोगों को मुकदमे में डालने का काम किया। तो जो सम्राट चौधरी को अपराधी कहता है वो अपने गिरेबान में झांके। और जहाँ तक आप कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी कितने चाल चरित्र कितने पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा मायने नहीं रखता है। एफिडेविट को नहीं, सम्राट चौधरी जी के डिग्री पे मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सम्राट चौधरी जी पढ़ा लिखा, राजनीतिक में पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं रखता। अनुभव होना चाहिए।
सम्राट चौधरी जी के पास अनुभव है, उनके पिताजी के का राजनीतिक का अनुभव है। और सम्राट चौधरी जी कोई नया नेता तो है नहीं, 2000 से राजनीति कर रहे हैं, 2000 से माननीय सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इसलिए सम्राट चौधरी के पास काफ़ी अनुभव है बिहार को चलाने के लिए और विकसित बिहार बनाने के लिए। तो फिर ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर क्यों पीछे लग गए हैं सम्राट चौधरी के? लगने से क्या हो जाता है? सम्राट चौधरी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, सब लोगों ने मिल करके, कोर कमेटी मिल करके उनको चयन किया है। यूपी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे सम्राट चौधरी, ऐसा कहा है प्रशांत? अच्छा, अभी दिल्ली दूर है, उत्तर प्रदेश चुनाव अभी एक साल लगभग है, तो दिल्ली दूर है ना, तब तक देखिए ना कितना सम्राट जी काम कर देंगे। देखिए उद्योग के मामले में सम्राट जी का जोड़ नहीं है। देखिए उद्योग कितना जल्दी। आप ये बताओ, स्वास्थ्य मंत्री अभी निशांत जी हैं, नीतीश कुमार जी के सुपुत्र। स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके और सम्राट चौधरी जी ने आज गांव में, अनुमंडल में किडनी का डायलिसिस सेंटर खुलवा दिया सरकारी हॉस्पिटल में। कितना बड़ी उपलब्धि है। बताइए, पहले लोग पटना आते थे, जिला में 1-2 डायलिसिस सेंटर होता था सरकारी अस्पताल में, लोग पटना आते थे, प्राइवेट अस्पताल में जाते थे, आज अपने अनुमंडल में लोग करा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में और आगे बिहार को बढ़ाने की सोच रखते हुए सम्राट जी काम कर रहे हैं और सम्राट जी का नेतृत्व बिहार को नया आयाम देगा। चलिए, बड़ी बात आपने कह दी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने ये भी कहा कि किस तरह से सवर्ण मतदाता बीजेपी से छिटक रहे, इसके पीछे का क्या कारण समझ में आता है? देखिए, यूजीसी हम कई नेताओं का मैंने चर्चा किया, तो चर्चा करते करते एक बात मैंने कहना आपसे भूल गया कि यूजीसी का मुद्दा चाहे भ्रामक हो, चाहे उसमें सत्यता हो या ना हो, लेकिन मामला तो है। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला रुका हुआ है माननीय ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यूजीसी का मामला आया तो आपको याद होगा सबसे पहले मैं बोला था यूजीसी के समर्थन कि यूजीसी को ख़त्म करना चाहिए। यूजीसी से किसी को फ़ायदा नहीं है, ना उसको अपर कास्ट को फ़ायदा है, ना छोटे लोगों को फ़ायदा है। यूजीसी को सनातन से लड़ाने की बात है, हिंदू को हिंदू से लड़ाने वाली बात है। उसमें किसी दलित, महादलित या पिछड़ों को उससे आरक्षण नहीं मिला है कि उससे नौकरी का लाभ मिलेगा। तो यूजीसी जब लागू हुआ था उस समय जितने भी नेता, फॉरवर्ड के नेता जितने भी आए थे बांकेपुर में प्रचार करने, चाहे वो ब्राह्मण का नेता हमारे चंपारण के केंद्रीय राज्य मंत्री हो, चाहे हमारे सांसद हो, कोई भी यूजीसी के मुद्दे के विषय में ना कभी प्रेस वार्ता की, ना कभी जनता के बीच में आके कहा। इसलिए ऐसे लोग जो अपने ये चुप्पी भारी पड़ गई। ये चुप्पी भारी पड़ गई। अब इस कानून को लोगों को समझाना चाहिए ना कि कानून पेंडिंग है, ये कानून लागू नहीं हुआ है, तो लोगों को ये समझाने में लोग विफल रहे। इससे हमको काफ़ी घाटा रहा है। और जो हमारा कोर वोटर है, पता नहीं क्यों लगभग 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोर वोटर धीरे धीरे छिटकते जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में अभी मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ जो आपका कोर वोटर है, अभी उनके अंदर धधकती आग ज्वाला जल रही है कि चुनाव कब हो और कब मैं इनकी औकात बताऊं। यानी कि योगी सरकार से खुश नहीं है सवर्ण मतदाता। देखिए सवर्ण मतदाता का मतलब है कि जिस नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 17% की आबादी ब्राह्मणों की है और ब्राह्मण पूरा तरीके से 80% ब्राह्मण नाराज है। क्यों नाराज है? यूजीसी का ले लीजिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को मजबूर हो जाना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। जैसे कि परशुराम की जयंती मनाई जाती थी। समाजवादी की सरकार जब आई थी तो समाजवादी की सरकार में दिया गया था छुट्टी, राजकीय छुट्टी घोषित किया गया था। राजकीय छुट्टी घोषित किया गया था और जो हमारी सरकार आई, 17 में सरकार हमारी आई, सरकार के कुछ दिन बाद राजकीय छुट्टी को बंद कर दिया गया। जो कि भगवान परशुराम विष्णु के ही अवतार थे, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे और राजकीय छुट्टी को बंद कर दिया गया तो ब्राह्मणों का अपमान है। और परशुराम जयंती में आपने क्यों बंद कर दिया? तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूं और ब्राह्मण काफ़ी नाराज है। ब्राह्मण अगर नहीं ठीक हुए तो उत्तर प्रदेश में इस बार 2027 में बहुत कठिनाई है। माने नैया पार करने के लिए बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी। ब्राह्मणों का रुझान दिन पर दिन समाजवादी की तरफ होते जा रहा है और आगे मैं देख रहा हूँ हो भी रहा है।
हो इसको भी रहा रोकना है। जरूरी है। मैं सरकार के और शीर्ष नेतृत्व से यह कहना चाहता हूँ जी। कि ब्राह्मणों की नाराजगी को आप दूर करो। नहीं तो खामियाजा जो आपका भुगतना कोर पड़ेगा। वोटर है उसे आप पहचानो। आप कोर वोटर को छोड़ते जा रहे हो, जो आपके वोटर नहीं है उनके पीछे, उनके लोग उनको उनके पीछे आप भागते जा रहे हो। अपने कोर, जिसने आपके वजूद को बनाया, जिसने आपको पिलर की तरह खड़े होकर के आपको मजबूत किया, ऐसे ऐसे वोटरों को आप नाराज जब करोगे तो सरकार कहाँ से बना पाओगे? तो सरकार कहाँ से बना पाओगे? लेकिन एक बार फिर से हम बांकीपुर का तस्करा करेंगे। राजद का ये हाल क्यों हो गया राजन जी, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, राजद अपने आप में चिंतन करे। हम्म, वो दूसरी पार्टी है, उस पार्टी के विषय में नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि लालू जी का थोड़ा सा भी गुण उनके युवराज में नहीं है, जिसको उन्होंने पार्टी दी है। जब विधानसभा चलता है तो विपक्ष का काम होता है, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि ज्वलंत मुद्दों को उठाना, और नेता प्रतिपक्ष उसमें यूरोप घूमते हैं, यूरोप घूमते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को बिहार के विषय में सोचने और समझने का क्षमता वो खो चुके हैं, और सिर्फ अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो जो आदमी गांव की मिट्टी को नहीं समझेगा, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं रहेगा, उसको जनता नकार देगी। अभी तो 25 सीट उनके पास है। इसके बाद आने वाले समय में हम जब इसके बाद चुनाव होगा 2030 में, तो 15 सीट के लाले पड़ जाएंगे। 15 सीट के यही लाले स्थिति रहा तो पड़ यही जाएंगे। स्थिति रहेगा तो लाले पड़ जाएंगे। मैं पूरी यानी कि दावे के नेता साथ कहता हूं, प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। लालू जी ने जो साम्राज्य बनाकर लालू जी ने दिया, जो गरीबों का मददगार लालू जी थे, थोड़ी सी भी लालू जी वाला गुण इनके अंदर नहीं है। अगर वो गुण आ जाएगा तो मैं कहता हूँ तब तो ठीक है। अगर वो गुण थोड़ा सा भी नहीं आया और इसी तरह चलते रहा तो राजद समाप्त हो जाएगी। तो राजद समाप्त हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर को आपने कॉल किया, कॉल करके बधाई दी? नहीं, मैं बधाई तो आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ। भाई, जो जीता वो सिकंदर, बांकीपुर में उन्होंने किला फतेह किया है, तो प्रशांत जी को बधाई है। और बांकीपुर की जनता के बीच में जो उन्होंने वादे किए हैं, उस वादे को पूरा करके दिखावें, तब न बिहार की जनता, पूरे बिहार की जनता उनको समझेगी। बांकीपुर में अगर फेल हो जाएंगे तो पूरा बिहार में समझिए फेल हो गए, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को जीतने का मतलब है आप बिहार नहीं जीते हो, अभी एक सीट पे दिखाओ करके, और जब काम करके दिखाओगे तो बिहार की जनता समझेगी। नहीं तो आप भी हवाई में आए, हवाई में चले जाओगे। 2025 में आप चुनाव लड़े, पूरे बिहार की जनता ने आपको नकारा। पूरे बिहार की जनता जब नकार दी, लेकिन पुनः आपको, आपकी मेहनत को, आपके लगन को देख करके, आपके तमाम वादों को देख करके बांकीपुर की जनता ने आपको जिता दिया। तो बांकीपुर की जनता के लिए काम करिए। साधु यादव ने भी साफ कह दिया है कि ये उपचुनाव था, जनरल इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा, आता पता सब लापता हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नेता, मैं उन नेताओं लोगों के कमेंट में कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी बात कहूँगा आपसे कि कोई भी नेता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका सबसे पहला फोकस अपने क्षेत्र में होना चाहिए। जो सम्मानित देवतुल जनता आपको मतदान किया है, सारे जनता को लेकर के उसका विकास करिए। और जो सड़क सुविधा ना हो, सड़क दीजिए, बिजली पानी की व्यवस्था कीजिए, शिक्षा दीजिए, सारी व्यवस्थाओं को कीजिए। जनता के सुख दुख में शामिल होइए। अगर जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होइएगा तो देवतुल्य जनता जिस तरीके से आशीर्वाद देती है, उस तरीके से श्राप भी देती है। उस तरीके से श्राप भी देती है। देखिए, आप इतना खुलकर बताते हैं, बीजेपी की गलतियां भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने कैसे अंदर अंदर खेल किया है नितिन नवीन के साथ, सम्राट चौधरी के साथ। डर नहीं लगता? समरीन जी, एक बात बताऊं, सम्राट चौधरी जी के बारे में क्या कहा कि सम्राट चौधरी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं और अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। मैं क्या कहा, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलता हूँ। एक्शन लिया जा 2025 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2025 में विधानसभा के इलेक्शन में मैंने नेताओं को देखा किस तरीके से एनडीए गठबंधन के साथियों को और अपने पार्टी के नेताओं को, उनके चहेते उम्मीदवार नहीं उतरने के कारण अपने नेताओं को किस तरीके से हराने का काम किया गया। ये चंपारण इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे पूर्वी चंपारण के सांसद किस तरीके से पार्टी के नेताओं को, घटक दल के साथियों का किस तरीके से पूरी औकात लगा करके विरोध उन्होंने किया, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जो निवर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, जो क्षेत्रीय मंत्री थे, जो
हमारे वहाँ लोकल नेता थे, ये लोगों ने विरोध किया, फिर भी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे मन बढ़ता है, धीरे धीरे जब मन बढ़ेगा तो और जो कार्यकर्ता हैं और संगठन के लोग हैं उनके मन में एक ज्वाला फूटेगी कि भाई देखो वो भी उसी धर्रे पे चलने लगेंगे। तो किसी के कमांड में कोई रह नहीं जाएगा। इसलिए पार्टी का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए आर.के. सिंह याद है ना आपको? चंपारण में आर.के. सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई, हाँ, उसी तरह निष्कासित कर दिया गया। कहीं आपके भी ऊपर कार्रवाई हो ना जाए तो हम अपने लिए था, हम तो मदद करते हैं पार्टी का, हम तो काम करते हैं। कार्रवाई करनी हो तो चंपारण के सांसद के ऊपर कार्रवाई करें ना, कार्रवाई करनी हो तो निवर्तमान विधायक के ऊपर कार्रवाई करें ना, कार्रवाई करनी हो तो वहाँ पे और भी लोग हैं। देखिए जो वहाँ पे नेता हैं पश्चिमी चंपारण में, हमारे जो केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हैं राज्य के, ये लोग और ज़्यादा जितने लोग हैं सांसद वंसद, ये लोग ठेकेदारी और दलाली और कमीशनखोरी का काम करते हैं। इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, तो कार्रवाई तो इन लोगों पर होगा नहीं। ये लोग पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करते हैं, उनको हराने का प्रयास करते हैं, एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं उनको हराने का काम करते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। कार्रवाई होगा जो सत्य बोलेगा। तो सत्य बोलना अगर गुनाह है और सत्य बोलना बागी है तो मैं बागी हूँ। कार्रवाई कर दो, कार्रवाई कर दो, निकाल दो मुझे। तो फिर कैसे लड़िएगा यूपी का चुनाव? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, निकाल दो तो फिर कहाँ भटकिएगा? मेरी बात सुनिए, ना पार्टी मुझे तनख्वाह देती है, ना पार्टी मुझे दरमाहा पे रखी है, ना मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, कोई मैं पेंशन पे मैंने पार्टी का मुलाजिम नहीं हूँ कि मुझे पार्टी तनख्वाह देती है। मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, पार्टी की सोच उसके आइडियोलॉजी को मानता हूँ और उसके लिए काम करता हूँ। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की आप बात करती हो तो आपको मैं बता दूँ कि 2019 से पूरी दिल से, पूरी शिद्दत से मैं पार्टी का बहुत मदद कर रहा हूँ और हर जगह पूरे नियत साफ करके पार्टी के प्रत्याशियों का, पार्टी के लगन के साथ पार्टी के प्रत्याशियों का मदद मैं करते आ रहा हूँ। 2027 में चुनाव लड़ने का इच्छा है। अगर नहीं देगा लोग तो मैं बाध्य थोड़ी ना हो कि पार्टी से ही रहेगा। क्या कीजिएगा फिर गांव में जाकर साइकिल चलाएंगे। हाँ, गांव में जाकर साइकिल चलाएंगे। हाँ, साइकिल चलाएंगे, गांव में जाकर साइकिल से घूमेंगे। साइकिल चलाइएगा भाई, जब गाड़ी में डीजल खत्म हो जाएगा तो साइकिल ना है, डीजल भी महंगा हो गया है। E20 इशारा आप बड़ा वाला कर रहे हैं। E20 डीजल, E20 पेट्रोल डलाने से गाड़ी भी खराब हो जा रही है। तो सबसे बढ़िया साइकिल है ना डीजल लगेगा ना पेट्रोल लगेगा, साइकिल चलाते रहो। बीजेपी छोड़ने का मन नहीं? स्वास्थ्य लाभ भी होगा। हाँ, बीजेपी छोड़ने का सुनिए, नहीं, स्वास्थ्य लाभ भी होगा, शरीर के लिए बढ़िया है, एक एक्सरसाइज भी है। साइकिल को चलाते रहेंगे। और समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने पीएमओ में साइकिल चलाते हैं, इसका मतलब वो समाजवादी में चले गए? साइकिल एक एक्सरसाइज है, उसको चलाते रहिए। साइकिल चलाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, और साइकिल चलाइएगा तो हार्ट भी मजबूत रहेगा, लीवर भी बढ़िया रहेगा, और हमेशा अपने शरीर को फिल्टर्ड रखिएगा। यानी कि सारा पेट जो है वो कसा रहेगा और शरीर को फिल्टर्ड रखिएगा। तो सुना आपने कि राजन तिवारी जी ने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है, बड़े बड़े खुलासे किए हैं और बड़े बड़े इशारे भी इस बातचीत के दौरान किए हैं। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।